सो आई होप कि आप अपना एक बड़ा सा लक्ष्य यहाँ से साधें कि 2028 एग्जाम्पल 2025 6 7 आप मार्केटिंग प्लान को देखिए और वहां से अपने पेपर के ऊपर 2 नेक्स्ट लेवल्स क्वालिफिकेशंस को पेपर के ऊपर लिखिए। और डेफिनेटली आपको वहां से बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे कैसे आप इन चीजों को अचीव करेंगे और आप इन अचीवमेंट्स को आगे लेके चलते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट एवरी लेवल विद डिफरेंट एजुकेशन। हर एक डिफरेंट लेवल्स डिफरेंट एजुकेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज कि हम हर एक लेवल पे डिफरेंट एजुकेशन के साथ ही डिफरेंट लेवल्स को क्वालिफाई करते हैं। और मैं एक ना हमेशा के लिए अपने आप से एक एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज को लेकर मैं बहुत ज्यादा क्लियर हूं कि मेरे पास, अगर मेरे से कोई पूछे कि आपके पास एक 10,000 आरओ रखा हुआ है, 10,000 आरओ रखा हुआ है, एक तरफ आपके पास 10,000 नहीं बोलूंगा, 1,000 एजुकेटेड लोग हैं और एक तरफ अनएजुकेटेड लोगों द्वारा 10,000 आरओ बिल्ड किया गया है। तो मैं किस चीज को वैल्यू करूंगा? मेरे लिए आरओ वैल्यू नहीं करेगा आज, क्योंकि मेरे लिए एजुकेशन ज्यादा वैल्यू करेगी। द रीजन बिहाइंड इज कि जब किसी व्यक्ति को यह समझ में आ जाए कि इन 1,000 लोगों को अगर ये बात समझ में आ गई कि मेरे को काम क्या करना है, वो एजुकेशन उनके पास हुई, वो 10,000 आरओ नहीं, वो 10 लाख आरओ की शक्तियां रखते हैं। तो डेफिनेटली एजुकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इवन आज करंटली अगर जो भी रॉयल्टीज पे मैं हूं, अगर मैं खुद से बात करूं तो मुझे यह समझना है कि हर एक लेवल के ऊपर मेरे सिस्टम में एजुकेशन है कि नहीं। और अगर आप सुपरवाइजरी सेशन को सुन रहे हैं तो आप देखिए कि क्या आपके कोचेज उस एजुकेशन प्रोग्राम में एंटर करते हैं कि नहीं जहां से उनको नेक्स्ट लेवल की एजुकेशन मिलती है। सो एक विदाउट एजुकेटेड वेलनेस कोचेस का ग्रुप बनाना 1,000 लोगों का और एक एजुकेटेड लोगों का ग्रुप बनाना 1,000 लोगों का, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। आपको इसका फर्क अगले 3 साल 5 साल और 10 सालों में बहुत बड़ा दिखेगा अगर आप इन चीजों को समझ पाए। तो एजुकेशन क्या इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट लेवल्स। मैं बहुत ह्यूज लेवल तक तो नहीं लेके जा पाऊंगा, लेकिन मैं आपको चीजें बताता हूँ। एसोसिएट्स को किस चीज की एजुकेशन चाहिए होती है? एज पर आपकी फैमिली में जितने न्यू वेलनेस कोचेज हैं उनकी बेसिक एजुकेशन है, दैट इज द डीएमओस, डेली मेथड ऑफ ऑपरेशंस। आपकी सबसे पहली एजुकेशन है। अगर मेरी फैमिली में जितने न्यू कोचेज हैं, अगर उनको ये पता है कि आज घर से निकल के मुझे इनविटेशन कैसे करना है और डेली मेथड ऑफ ऑपरेशन कैसे करने हैं, और ये सुपरवाइजर्स, अगर आपको वर्ल्ड टीम जाना है तो इस एजुकेशन के ऊपर जब आप पाओगे तो वर्ल्ड टीम करना बहुत ईजी है। और ऑल द वर्ल्ड टीम्स आपके पास सुपरवाइजर्स हैं तो आपके लिए एक्टिव वर्ल्ड टीम बहुत ईजी है विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन। जब आप सीख जाते हो तो अब एजुकेशन क्या है कि मेरा कोच मेरे को आके बोलता है कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, वो सारी बातें बहुत अच्छी हैं। मैं उसे यही पूछूंगा कि 5 डीएमओस कौन से करने हैं। सारी बातें अच्छी, प्रैक्टिकल बात कि 5 डीएमओस कौन से करने हैं। तो 5 डीएमओस देखो कि मैं तेरे सामने मेन्यू रखता हूं और पिक कर कि तू कौन से कर सकता है। एक हाउसवाइफ कौन से कर सकती है, एक जॉब पर्सन कौन से करेगा, एक बिजनेसमैन कौन से करेगा। तो जब ये 5 डीएमओस उनकी नॉलेज में आएंगे तो वहां से शुरुआत होगी कि वो शख्स प्रोडक्टिव होएगा और एक प्रोडक्टिव सुपरवाइजर प्रोडक्टिव क्वालिफिकेशंस को डन करेगा। सेकंड इज इनविटेशन। वो बहुत ईगोइस्टिक है, बहुत शाई नेचर का है, वो घर से निकलता नहीं है, उसके सीओआई नहीं है, मैंने 10 से बात करी कोई मान नहीं रहा है। इन सारे मसलों के अगर आपको हल करने हैं तो डेफिनेटली आपके पास उसको इनिशियल स्टेज के ऊपर भी इनविटेशंस की कला या उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाना होता है कि इवन वो अपनी ईगो को थोड़ा पीछे छोड़े। और डेफिनेटली कोई शख्स समटाइम बोलता है कि मैं अपने एरिया में इन्विटेशन कैसे करूं, मेरे को बड़ी शर्म आती है, मेरे को ना लोग बड़े जानते हैं, मजाक करते हैं। उन्हीं के एरिया में जाकर उनका गांव छोड़ के तीसरे गांव में जाकर उनका नाम पूछिए, किस नाम का शख्स को आप जानते हो? बोलेंगे हम तो नहीं जानते। तो वो जो हमारा सुपरवाइजर बैठा हुआ है ना, वो 2 गांव छोड़ के, उसको लगता है कि ये जो सारा शहर इलाका है ना, ये सारा मेरे को जानता है और उनके बीच में मैं इन्विटेशन कैसे करूं। भाई तीसरे गांव में भी आपको कोई नहीं जानता है। और इवन मैं खुद से बात करूं, 15,000 पर्सन की हेल्प करने के बाद भी मुझे मेरा एरिया नहीं जानता है, मुझे दुनिया नहीं जानती है। तो वो, अभी हम लोग इतनी बड़े सेलिब्रिटीज नहीं कि लोग हमें जाने। तो इवन वो जो ईगो बंदे को पकड़ के रखती है ना कि मेरे को लोग बड़े जानते हैं, मैं कैसे करूंगा, कोई नहीं जानता भाई आपको। कुछ कर जाओ तो लोग आपको जान लेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इन्विटेशन जब उनको मार्केट में लोकल करने हैं और वहां से उस चीज की शुरुआत होती है। एंड सेकंड इज डीएमओ एजुकेशन। जब एक शख्स सुपरवाइजर क्वालिफाई करता है तो इसके पास 2 एजुकेशन होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वन इज कि कोचिस को से क्या करवाना है। हमेशा एक गुरमुख रिस्पेक्टेड गुरमुख सर हमेशा एक बात बोलते हैं कि खाना है, खिलाना है, सीखना है और सिखाना है। तो क्या सिखाना है? सिखाना इन द सेंस कि अब जब आपके पास कोचिज आ गए
तो इन कोचेस को वही एजुकेशन, यानी कि डीएमओ के ऊपर कितने प्रैक्टिकल, वो आपका जो कोच है एवरी सिंगल डे ट्रैक कीजिए कि वो हर रोज कोई डीएमओ फॉलो करता है। और सेम एज लाइक आप देखिए कि क्या वो हर रोज कोई इन्विटेशन करता है। अगर वो नहीं कर रहा है तो आपका कोचिस का जो बैच है, अगर वो पूरा दिन न्यूट्रिशन क्लब में बैठ के और 12 1 2 बजे तक वहीं बैठा रहता है and they are doing nothing, वो कोई काम नहीं कर रहे हैं तो दैट मीन्स वो कोचेज जब कोई इन्विटेशंस और डीएमओज नहीं करेंगे तो वक्त बिताने से हर्ब लाइफ नहीं होता। यहाँ पे हर्ब लाइफ में बूढ़े होने से प्रमोशंस नहीं आती हैं, हर्ब लाइफ में काम करने से प्रमोशंस आती हैं। तो जब आप डीएमओज करते हो तो तभी जाके वो सारी एक्टिविटीज और अचीवमेंट्स आपके पास आएंगी, अगर आप इन चीजों को प्रैक्टिकली करते हो। एंड देन व्हेन आई क्वालिफाइड फॉर द वर्ल्ड टीम, अब मुझे क्या देखना है, जब आप वर्ल्ड टीम क्वालिफाई करते हो तो आपके पास 3 वॉल्यूम पॉइंट्स की इंफॉर्मेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका पीपीवी, पर्सनल परचेज वॉल्यूम, आपकी एजुकेशन है। सेकंड इज योर पर्सनल वॉल्यूम पॉइंट एजुकेशन, एंड थर्डली ऑर्गेनाइजेशन वॉल्यूम पॉइंट। आप अपने लीडरशिप के पास बैठिए, जो बात आपको समझ में आ जाए सेशन में अभी समझ लीजिएगा, अदरवाइज ये एजुकेशन अभी भी आपको चाहिए कि एक वर्ल्ड टीम को अपने ऑर्गेनाइजेशन वॉल्यूम पॉइंट हर महीने कैसे बढ़ाने हैं और हर महीने उसको अपने पर्सनल वॉल्यूम पॉइंट कैसे बढ़ाने हैं ताकि वो एक्टिव वर्ल्ड टीम बन जाए। और एक एजुकेशन प्रोग्राम डेफिनेटली वी ऑलवेज ट्राई कि हम लोग ऐसे एजुकेशन प्रोवाइड करें अपने कोचेस को, ताकि जो एजुकेशन है इसका दुनिया में कोई कंपटीशन नहीं है, एजुकेटेड व्यक्ति का कोई कंपटीशन नहीं है। और इवन जितना अनजान अंधेरे में हम लोगों को रखते हैं उतना एक टाइम तक तो हम लोग कामयाब हो। भीड़ के लीडर तो बनना भी नहीं होता है, आप लोगों को वॉरियर्स के लीडर बनना है, आपको लीडर्स के लीडर्स बनना है। तो वो एजुकेशन प्रोग्राम ही है जब आप उस व्यक्ति से 4 बातें ज्यादा जानते हो, दैट मीन्स आप एक एजुकेटेड और किसी को एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हो। किन लोगों को बात समझ में आ रही है, सेशन समझ में आ रहा है? एंड आई होप ओवरऑल कि आप इन चीजों को समझें कि 3 टाइप ऑफ वॉल्यूम पॉइंट एजुकेशन, क्योंकि एक्टिव वर्ल्ड टीम बनने के लिए तब आपको रॉयल्टी चाहिए। एंड लॉट ऑफ पीपल आर, अगर आप उनको ऑर्गेनाइजेशन वॉल्यूम पॉइंट पूछे कितने सुपरवाइजर्स आपको चाहिए एक्टिव वर्ल्ड टीम बनने के लिए, और या फिर आपको कितना पर्सनल वॉल्यूम पॉइंट चाहिए, मैक्सिमम वर्ल्ड टीम्स 80% वर्ल्ड टीम्स दे डोंट नो हाउ टू क्वालिफाई एक्टिव वर्ल्ड टीम। और इसके लिए मैं आपको बोला एक्टिव वर्ल्ड टीम क्वालिफिकेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी है, और उसका रीजन ये भी है बिकॉज इसका नाम मिनी प्रेजेंट टीम मेंबर। और जब आपको मिनी प्रेजेंट टीम मेंबर बनना है तो डेफिनेटली प्रेजेंट टीम मेंबर बनने जैसी एजुकेशन आपको मिनी प्रेजेंट टीम मेंबर बनने में मिल जाती है। इसीलिए क्वालिफिकेशन कॉम्प्लिकेटेड है कि 555 करना है, 2525 करना है, 10,000 ऑर्गेनाइजेशन वॉल्यूम पॉइंट करना है, और 3 कलाओं के माहिर मिनी प्रेजेंट टीम मेंबर बन जाते हैं। सो इवन जो लोग वर्ल्ड टीम से गेट टीम बनते हैं उनसे ज्यादा शक्तिशाली बंदा वो है जो वर्ल्ड टीम से एक्टिव वर्ल्ड टीम बन के गेट टीम करता है, बिकॉज वो हाई पर्सनल वॉल्यूम पॉइंट को जानते हैं, ज्यादा लोगों को हेल्प करना जानते हैं, उनके पास लीडरशिप क्वालिटीज, हाई पर्सनल वॉल्यूम पॉइंट और लोगों को रिटेन करना, ये सारी चीजें उनके पास ज्यादा होती हैं। और लीडरशिप इन चीजों को बहुत अच्छे से जानते हैं कि वर्ल्ड टीम टू गेट टीम और वर्ल्ड टीम टू एक्टिव वर्ल्ड टीम एंड गेट टीम क्वालिफिकेशन के बीच में जो एक्टिव वर्ल्ड टीम क्वालिफिकेशन है, मैं आप लोगों को बोलूंगा, चाहे मैं पर्सनली एक्टिव वर्ल्ड टीम क्वालिफाई करता हूँ एवरी ईयर 3 टाइम्स। तो हमेशा मेरा क्वालिफाई करने का रीजन क्या है कि अब 2025 में कौन से डीएमओस काम करेंगे, जब 2026 और 2030 आएगा तो अब मुझे हाई पर्सनल वॉल्यूम पॉइंट करने के लिए कौन से डीएमओस को फॉलो करना है। तो मैं अपनी फैमिली में उनको क्या रिटेलिंग या कैसे उनको मैं हेल्प करना सिखाऊं, उसके लिए पहले मुझे एक्टिव वर्ल्ड टीम क्वालिफाई करना होता है। मेरी फिलॉसफी ये है एक्टिव वर्ल्ड टीम क्वालिफाई करने की कि उसको क्वालिफाई करने से मुझे एक 50% हेल्प या 5,000% वॉल्यूम पॉइंट करना आ जाता है, जो मैं इजिली एजुकेट कर सकता हूँ अपने कोचेस को कि हाँ मैं ऐसे करता हूँ, आप लोग ऐसे कर सकते हैं। तो वो किताबी बातें ना होके बड़ी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आप उन्हें दे सकते हो कि ये चीजों करने के साथ मैंने क्वालिफाई कर रहा हूँ। सो मैं आप सभी लोगों को बोलूंगा, ऑल द वर्ल्ड टीम्स गेट टीम बनिए, गेट टू 5 बनिए, बट अगर आप डायरेक्टली भी बन रहे हो बट एक्टिव वर्ल्ड टीम जरूर बन के देखिए, एक बार बन के देखिए, आपको उसके बीच का टैलेंट समझ में आएगा कि वो कलाएं आप में जो जन्म लेंगी ना, वो आपको प्रेजेंट टीम मेंबर बनाने के लिए जन्म लेंगी। और आई हम्बल रिक्वेस्ट कि आप अपने आप को एक्टिव वर्ल्ड टीम क्वालिफिकेशन से पीछे ना रखें। व्हेन यू क्वालिफाइंग एक्टिव वर्ल्ड टीम, जब आप एक्टिव वर्ल्ड टीम क्वालिफाई करते हो तो आपके पास अब टीम हैंडलिंग टैलेंट एजुकेशन बहुत होना इंपॉर्टेंट है, टीम हैंडलिंग एजुकेशन। सो अगर आप एक्टिव वर्ल्ड टीम है तो आप अगर टीम हैंडलिंग करना जानते हो तो, क्योंकि आपके पास अब 150-200 लोगों का ग्रुप है, आपके पास 10-12-15 सुपरवाइजर का ग्रुप है, 2 से 3 वर्ल्ड टीम्स का ग्रुप है, और यही वो है, अब आप मिनी प्रेजेंट टीम मेंबर लेवल पे हो। इस स्टेज पे अगर आपके पास टीम हैंडलिंग एजुकेशन है तो देन डेफिनेटली आप उन लोगों के साथ उन 12 सुपरवाइजर को 120 सुपरवाइजर बना जाओगे और 1200 सुपरवाइजर बना जाओगे। तो आपको वो एजुकेशन के ऊपर रहना है। एंड ऑल द ग्लोबल एक्सपेंशन टीम मेंबर्स,
आपका खुद का इवेंट होना, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। मैं इसकी वजह आपको बता दूं, काफी सारा कंटेंट है और मेरे पास वक्त बहुत कम है। हम लोगों ने यहाँ से 4 साल पहले 3 फिजिकल इवेंट्स ओपन किए, 3 फिजिकल इवेंट्स 4 years बिफोर। वो चौथे महीने के पीरियड पे होते थे। जो एक हम लोग इसे लाइफस्टाइल डे बोल देते हैं, सक्सेस ट्रेनिंग सेमिनार बोल देते हैं, और हम उसे फैमिली डे बोलते हैं, क्योंकि ओवरऑल सेशन है तो मुझे सब लोगों के नाम और कनेक्ट करना है कि क्या क्या आप करते हैं। वो 3 थे। लेकिन दिस ईयर जब हम लोगों ने ग्लोबल एक्सपेंशन टीम्स को फिजिकल इवेंट्स का कॉन्फिडेंस दिया, उन्हें एजुकेशन दी, एंड देन इट्स वेरी स्ट्रेंज, और ये जो डाटा है बड़ा अद्भुत है, कि दिस ईयर हम लोग 2025 में वो 3 इवेंट्स जो करते थे सेम एज इस ईयर हमारे 101 फिजिकल इवेंट्स हो रहे हैं। यानी कि हर क्या बोले, हर संडे 3 इवेंट्स हैं अलग अलग लोकेशंस के ऊपर। और ये डाटा 2025 का नहीं है। व्हाट अबाउट 2026, व्हाट अबाउट 2027? और ये जो फिजिकल इवेंट्स का टैलेंट है, हर कोई अपने लोकेलिटीज में फिजिकल इवेंट को कर रहा है, और वहां से अपनी लोकल लीडरशिप को, कंज्यूमर्स को, कोचेस को बिठा रहा है। हम ट्रैवल कर रहे हैं हर जगह पे, हर जगह पहुंचने की कोशिश करेंगे, और ऑल द प्रेजेंट मेंबर्स पहुंचने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब वो 3 की संख्या जब 100 हुई है 4 सालों में, तो आई एम श्योर कि 1000 होने में भी अगले 4 साल नहीं लगेंगे। हम अगले 2 से 3 सालों में, नेक्स्ट 1 और 2 और 3 ईयर्स, हम लोग इसे 1000 फिजिकल इवेंट्स तक ले जाएंगे। एवरी सिंगल डे हम लोग 3 से ज्यादा फिजिकल इवेंट कर रहे होंगे, और ये गोल सेटिंग है जिस तरीके से हम लोग आगे चल रहे हैं। सो ये जो कंज्यूमर टू कोच टू गेट टीम्स तक की जो एजुकेशन है, ये एजुकेशन ही है जो हर किसी को कॉन्फिडेंस देती है। और डेफिनेटली जब तक आपको गाड़ी चलानी सीखी नहीं होती है, आज गाड़ी चलाने की एजुकेशन नहीं है, तो आपके दिमाग में बड़े फियर आते हैं, एक्सीडेंट ना हो जाए, गाड़ी ना कहीं लग जाए, ना मेरे को चोट ना लग जाए, ये सारे फियर आते हैं। जब आप गाड़ी सीख जाते हो, देन आपको कोई फियर नहीं आता। दैट मीन्स हर्ब लाइफ का फियर उसी बंदे के दिमाग में है जिसके पास हर्ब लाइफ करने की एजुकेशन नहीं। जिसके पास हर्ब लाइफ करने की एजुकेशन है, उसके पास हर्ब लाइफ का फियर नहीं है। सो ये बहुत ज्यादा एक ऐसा प्रोग्रामिंग है जिसके माध्यम से हर एक मार्केटिंग लेवल को हम अपने पूरे ग्रुप, पूरे क्रू के साथ हम लोग लेके आगे बढ़ते हैं, उन क्वालिफिकेशंस को डन करते हैं। नेक्स्ट इज अबाउट द डेली रूटीन्स। एक दिनचर्या क्या होती है हर एक लेवल के ऊपर। हमारे वेलनेस कोचेस कहते हैं कि हर्ब लाइफ तो मैं करना चाहता हूँ, मेरे पास वक्त नहीं है। तो अदरवाइज तो मैं बहुत कमाल कर दूं, मैं हाउस वाइफ हूँ तो घर के काम बहुत हैं, जो पर्सन हूँ तो मेरे पास मैं बिजी बहुत हूँ, बिजनेसमैन हूँ तो मैं दुकान पे बहुत रहता हूँ, तो मेरे पास वक्त नहीं है। सिंपल पार्टीज की आप हर्ब लाइफ में अभी जब आए हो तो कोच हो। आपको पूरी हर्ब लाइफ नहीं करनी है, प्रेजेंटेशन और ये सारी चीजें आपको नहीं करनी है। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको एवरी सिंगल डे 1 से 2 घंटे के लिए डीएमओ करना है, डेली मेथड ऑफ ऑपरेशन, जो आपने 5 चुने। वो आपका वन ऑन वन इन्विटेशन है, कि आप उनसे बोले कि मैं आपको 5 काम बताता हूँ, ये 5 काम आपको करने हैं। एक आपको सोशल मीडिया पे फोटो डालनी है, और एक आपको एक दो लोगों से बात करनी, इन्विटेशन करना, डायरेक्ट इन्विटेशन करना है। और जो भी आपका फोन है, जब आप फ्री होंगे दिन में, जब आप सोशल मीडिया रन करेंगे तब नहीं, सोशल मीडिया बंद करके 2-3 फोन करने हैं, कि इस तरीके से मैं इस कम्युनिटी का पार्ट बना हूं जहाँ पे लोगों की हेल्थ अच्छी होती है, और मुझे पता है कि आप थोड़े से अनहेल्दी रहते हो, तो क्या आप जो है अपनी सेहत अच्छी करना चाहते हो, 1 और 2 और 3 कॉल्स। अब ये काम आपका पूरे दिन में आधे घंटे का भी नहीं है। आप सिर्फ ये आधे घंटे का काम कीजिए। जब आप सुपरवाइजर बनेंगे तो मैं आपको सुपरवाइजर का काम समझाऊंगा। तो इनिशियली जब आपकी फैमिली में कोई पर्सन किसी भी बैकग्राउंड से आता है, उसके लिए उसका काम, कि अभी तो आपको करना ही आधा घंटा है, करना ही 1 घंटा है, आपको पूरा दिन नहीं लगे रहना है, आपको स्टैंड उठा के सुबह जाना है, फिर फुल डे फ्रेश पार्टी और शेक पार्टीज करनी है। वी नो कि आपके पास अभी इतना वक्त नहीं है, लेकिन जब आप ग्रो करोगे, जितना वक्त है, काम भी आपका उतना ही है, और उसी वक्त में उतना काम कर लीजिए, इनफ रहेगा। और इसी के साथ आप उनके लिए एक प्रोग्रामिंग सेट कर सकते हैं। देन अबाउट द सुपरवाइजर्स, जब एक सुपरवाइजर को क्वालिफाई करता है, तो देन आप इसके पास एक वीकली, हम लोग इसे हमेशा प्रोग्राम देने की कोशिश करेंगे, या करते भी हैं। एक सुपरवाइजर को क्या करना है, मोस्ट ऑफ टाइम, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे भी बहुत सारे मैक्सिमम सुपरवाइजर्स होंगे इस कॉल के ऊपर। आपके पास एक हफ्ते में क्या है, एक हफ्ते में क्या एक फ्रेश पार्टी कर सकते हो जो कि 2 घंटे की होती है? डेफिनेटली हर एक सुपरवाइजर कर सकता है यहाँ पे। तो एक हफ्ते में आपने 2 घंटे, एक हफ्ते में एक फ्रेश पार्टी या शेक पार्टी आप लोग करते हो। चेको कैंप क्या है, और देन अगर आप कैप्टन सर के बिहाइंड द हिस्ट्री देखोगे, और मैं भी पर्सनली उनसे बहुत इंस्पायर हूँ, इंस्पायर मेरे मेंटोर हैं, तो मैंने हर बात ही उन्हीं से सीखी हुई है। तो मैं, उन्होंने क्या किया कि जब वो जो प्राइवेट जॉब में थे,
तो उन्होंने हर्बलाइफ में कितने घंटे चाहिए हर्बलाइफ में को हर्बलाइफ में कामयाब होने के लिए, उन्होंने उतने घंटे दे दिए। वो अर्ली मॉर्निंग 3 AM उठते थे और वो पैम्फलेट्स करवाते थे और रात को 10-11 बजे घर पे लौटते थे। तो मायने नहीं है कि नौकरी कितने घंटे खा रही है, मायने ये है कि नौकरी के अलावा जो घंटे बचे हैं उतने घंटे अपने मार्केटिंग लेवल के अकॉर्डिंग हम लोग दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। तो डेफिनेटली आपके लिए इजी है ना कि वो जब आपके पास सुबह 9 बजे जॉब पे जाना है तो 3 बजे उठना पड़ेगा, तो देन आपके पास वो 6 घंटे निकालिए। 5 बजे जॉब ऑफ होती है तो रात के 6 घंटे निकालिए। एंड देन बाय बाय चांस, ये हमेशा हमारे मेंटोर हमें बताते थे कि जो पार्ट टाइमर होता है ना, फुल टाइमर से ज्यादा काम करता है। जो फुल टाइमर होता है ये प्रोक्रास्टिनेशन का शिकार होता है। कर लेंगे, पूरा दिन पढ़ाई तो है, लंच के बाद कर लेंगे, लंच से पहले कर लेंगे। एंड ऑल द जॉब पर्सन आप बड़े शानदार हो, है ना, जिनके पास कम टाइम होता है, पार्ट टाइमर। आपको पता कि यही 1 घंटा है, फोन कर लिया तो कर लिया, नहीं किया तो अगले 8 घंटे फोन नहीं कर पाऊंगा। तो दे डू मोर प्रोडक्टिव एक्टिविटीज बिकॉज वो लिमिटेड टाइम पीरियड के बीच में रहते हैं। और इवन फुल टाइमर प्रोक्रास्टिनेशन के साथ रहते हैं, वो टाल मटोल के साथ बहुत ज्यादा रहते हैं। बट मैं आपको बोलूं कि टाल मटोल तो नहीं, एटलीस्ट आप इस बैड हैबिट को छोड़ के अगर एवरी सिंगल मिनट एवरी सिंगल आवर अगर आप अपने आप को बांधोगे किसी एक्टिविटी में, तो देन डेफिनेटली जो सक्सेस वो थोड़ी और अर्ली इजी हो जाएगी। एंड अबाउट द वर्ल्ड टीम की डेली रूटीन्स क्या है, अब अगर आप हर रोज अपने आपको डायरेक्टली कंज्यूमर्स भी करने हैं, वी कैन से पीवी, आपको अपने कोचेस को एजुकेट भी करना है तो एजुकेशन प्रोग्राम, आपको अपने सुपरवाइजर्स को एजुकेट करना है तो सुपरवाइजर एजुकेशन प्रोग्राम की वो ट्रेनिंग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैंने बहुत फोन करे और वो नहीं आ रहा, अवार्ड टीम से कि मैंने बहुत फोन किए वो सुपरवाइजर को, वो एलडीआर में नहीं आया, बहुत फोन किए वो सुपरवाइजर वर्कशॉप में नहीं आया। आपने उसको छोड़ दिया, आपके छोड़ जाने के बाद उसके आने के चांसेस अब खत्म हो चुके हैं। आपके छोड़ जाने के बाद अब आपको एक और अगर सुपरवाइजर चाहिए तो आपको फिर से कंज्यूमर बनाना है, ट्रांसफॉर्मेशन देनी है, उसको कोच बनाना है, उसको सुपरवाइजर बनाना है। और सुपरवाइजर बनने के बाद फिर से वो कह रहा है कि मैं ट्रेनिंग में नहीं आऊंगा, और क्या आप उसको फिर से बोलोगे कि ये भी नहीं आ रहा, अब मैं एक और नया सुपरवाइजर बनाऊंगा? तो आप रुकिए, अपने आप से बोलिए कि जितना सिलेबस मैं पीछे क्वालिफाई करके आया हूं मैं उसकी रिटेंशन पे काम करूंगा। कोई भी सुपरवाइजर के घर पे जाके बैठूंगा, उसको बोलूंगा कि मेरे को बता तेरी समस्याएं क्या है, बट मैं तेरे को जाने नहीं दूंगा, तेरे को इस ट्रेनिंग में जरूर जाना है। बिकॉज अगर सुपरवाइजर से पूछो कि अगर तेरे को अगर 1 लाख रुपए महीना आए तो क्या करेगा, तो देन ऑफकोर्स वही काम करेगा जहां से 1 लाख आएगा। लेकिन वो हर्ब लाइफ क्यों नहीं करना चाहता, अब इसको समझ में नहीं आई। तो वो अनजान है, उसको अनजान में उसको जानकारी देना, यही एक वर्ल्ड टीम और एक्टिव वर्ल्ड टीम्स की ड्यूटीज है। और इंटरेस्टिंग पार्ट मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत मजेदार पार्ट है कि एक प्रेजेंट मेंबर की डेली रूटीन्स क्या है ना। जितने काम मार्केटिंग प्लान के पहले 11 लेवल करते हैं ना, प्रेजेंट मेंबर ये 11 के 11 लेवल के सारे काम एक दिन में करता है। हम लोगों को अपने 2-5 करने होते हैं तो हम अपने पर्सनल कंज्यूमर्स करते हैं, यानी कि कोच का काम। एक सुपरवाइजर को अपने कोच को संभालना होता है, लाइक फर्स्ट लाइन को एजुकेट करना होता है। एवरी पर्सन टीम डूइंग सेम एक्टिविटीज, वो उसको भी वो भी काम कर रहा है, एक दिन में वो भी काम कर रहा है। वर्ल्ड टीम रॉयल्टी पे काम कर रहा है और प्रेजेंट टीम अपनी रॉयल्टी पे काम कर रहा है, वो वर्ल्ड टीम का काम भी कर रहा है। और वो एक्टिव वर्ल्ड टीम्स को जब वो हाई रॉयल्टीज यानी कि अपने नेक्स्ट लेवल पे जाना है एक साल में 2 लेवल चेंज करते हैं, तो उसके ये काम प्रेजेंट टीम मेंबर भी कर रहा है। सेम एज लाइक गेट टीम्स को अपनी रॉयल्टीज को और अपने ईयरली अपने 2 लेवल्स को चेंज करना है, तो आरओ के ऊपर प्रेजेंट टीम मेंबर भी काम कर रहे हैं। तो देखिए ना कि प्रेजेंट टीम मेंबर्स कोई ऐसा सर्वशक्तिमान लोग नहीं होते हैं। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो हम सब लोगों ने जो भी जितने भी पर्सनल रिस्पेक्टेड प्रेजेंट मेंबर्स यहाँ पे हैं, ये सारे क्या है, ये जो काम करते पीछे आए उस काम की कला सीख गए और उसे 24 घंटे में करना सीख गए। और इसी तरीके से वो इनविटेशन चलते चलते इनविटेशन चलते चलते वो सुपरवाइजर क्वालिफिकेशंस, फोन कॉल, गाड़ी में बैठे रहेंगे तो नोट्स बनाते रहेंगे, कहीं ना कहीं किसी मोमेंट में रहेंगे। और आप में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि आपके प्रेजेंट मेंबर्स के पास हमेशा एक नोटबुक और पेन होता है। एंड डू यू नो वो क्यों होता है? क्योंकि वो हर एक मिनट जब फ्री होते हैं ना तो कुछ ना कुछ लिखने की कोशिश करते हैं कि हाँ वो वाला टास्क रहता है, वो वाला टास्क रहता है। ऑल द टाइम दे डू प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। तो मैं आपको सिर्फ ये बोलना चाहूंगा कि आप भी सर्वशक्तिमान है सारे। तो आप बस वो पीछे वाले 11 जो कदम है, हमारे प्रेजेंट मेंबर 12वां कदम है, तो पहले 11 कदमों के काम आपको साथ साथ करते आना है। और तब जाके आप प्रेजेंट मेंबर्स की पिन को अचीव करते हो और आप एक मेहनती प्रेजेंट मेंबर बनते हो। एंड आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ में आ रही होगी। और मैं आपको इस चीज बोलना चाहूंगा कि ऑल द सुपरवाइजर्स जिनका नहीं हो रहा है, जिनका नहीं हो रहा है, मैंने लास्ट में आपसे शेयर किया कि मेरी फर्स्ट 4 ईयर्स की इनकम हर्ब लाइफ में 3.5 लाख रुपए थी, पहले 4 साल की।
48 महीनों के 3.5 लाख रुपए। और अभी मैं अगर बात करूं तो मुझे हर्ब लाइफ में अप्रोक्सीमेटली अगर 8 ईयर्स भी हो गए होंगे तो 96 मंथ्स हो गए हैं। मेरे 96 महीने मेरे बीते। इन 96 महीनों में अगर मैं बात करूं, मेरा जो है दिस मंथ रिवार्ड 35,38,000 है, 35,38,000 रुपए। तो आप देखिए कि पिछले 3 महीनों में हर्ब लाइफ ने मुझे वन मोर देन 1 CR पे किया, एक 1 CR से ज्यादा पे किया। बाद में ये बताना चाहता हूं कि अब 96 महीने और 96 लाख, मेरी एक महीने की सैलरी कितनी हुई हर्ब लाइफ में जब मैं सुपरवाइजर था? 96 महीने और 96 लाख, जो मुझे लास्ट 3 मंथ्स पे पे हुआ। तो मैं बन गया ना 1 लाख रुपए पर मंथ सैलरी वाला बंदा। लेकिन जब मैं सुपरवाइजर था तो मुझे नहीं दिख रहा था कि हर्ब लाइफ में मेरी 1 लाख की सैलरी लग चुकी है। और ये मैंने आपको अपनी 3 महीने की आमदनी बताई है, शायद ये 6 महीनों की से डबल हो और शायद 9 महीनों की से ट्रिपल हो। हम लोग इस समंदर की गहराई को जान ही नहीं पाते हैं। जब हम सुपरवाइजर हैं, वर्ल्ड टीम है, हम कहते हैं कि मेरा हो नहीं रहा, मेरा 10,000 का रिवार्ड है, मेरा 20,000 का रिवार्ड है, मेरा 50,000 का रिवार्ड है, इससे तो मेरी नौकरी लग रही है। फलां बंदा मेरे को बोल रहा है कि तू मेरे साथ आ जा तो तू 50,000 महीना कमा लेगा, हर लाइफ में तो मेरा 30,000 महीना ही हो रहा है। ये आज आपको 30,000 आपकी आंखें देख रही हैं, और जो चीजें आप छोड़ रहे हो, जो आपको दिख नहीं रहा है, मैं सिर्फ आपको वो दिखाने की कोशिश करूंगा कि आज जो मल्टीप्लीकेशंस मेरे को अचीव हुई हैं, जो समझ में आई हैं, ये सुपरवाइजर वर्ल्ड टीम लेवल पे नहीं आई। और आज अचीव करने के बाद समझ में आई। लेकिन मैं आपको, किसी भी शख्स को उस निराशा से बाहर लेके आने की कोशिश करूंगा कि आपको डिसअपॉइंट नहीं होना है। आपको आज के रिवार्ड्स को नहीं देखना है कि मैं अगर वो काम करता तो इतना कमा लेता और ये काम करता तो इतना कमा लेता। ऐसा नहीं है। आपके लिए रिवार्ड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप जिस जिस फसल को आप लोग बीज रहे हो, वो जब कटेगी ना, तो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हो, वो जनरेशन ऑफ द जनरेशन फसल को एंजॉय करेंगी। लेकिन आज मेहनत आपकी लग रही है। आप लोग रेडी हैं? यू आर एक्साइटेड? एवरी सिंगल मंथ, एवरी सिंगल मंथ जो आपका रिवार्ड है, ये एक टोकन ऑफ लव है हर्बल लाइफ का, जो एग्जैक्ट आपको आना है। आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हो। एंड डेफिनेटली 25, 26, 27 और ये सारे जो नेक्स्ट आने वाले 3 साल हैं, ये आपकी कंप्लीटली लाइफ के लिए टर्निंग पॉइंट होने वाले हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज, एंड माई मोस्ट लविंग पार्ट, दैट इज द पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। आई ऑलवेज लव दिस पार्ट बिकॉज मुझे हमेशा लगता है कि uh, आप अगर देखेंगे कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट का इतना ज्यादा जोर क्यों दिया जाता है, कि जिम रोहन सर का, मार्क सर का, बुक रीडिंग का, ये सारी फिलोसफीज क्यों ऐसे मानी जाती हैं। और अभी जैसे जैसे हमारी फैमिली में बहुत बड़ा एक ग्रुप है जो हिमाचल फैमिली है, और एक स्पेशल मैंने अभी बुक पढ़ी, इट्स कॉल्ड मेरा दागिस्तान, है ना। मेरा दागिस्तान एक किताब है, और इवन वो किताब पूरी ही पहाड़ी कल्चर के ऊपर है। और मैं पहले 28-30 ईयर्स में पहाड़ों में नहीं रहा, और मैं उनके कल्चर को नहीं जानता हूँ, उनके इमोशंस को नहीं जानता हूँ। देन व्हेन आई रीड दैट बुक, तो मुझे पता चला कि उनकी उनकी सभ्यता क्या है, उनका कल्चर क्या है, उनका माइंडसेट क्या है। लेकिन जब उस किताब को पढ़ने के बाद जो उनके एक डीप थॉट मेरी नॉलेज में आए कि किस तरीके से जो कंप्लीट फैमिली है वो कैसी भावनाएं रखती है, कैसे इमोशंस उनके होंगे, वो किस तरीके से बिल्ड हुए हैं, उनका ब्लड कैसा है। क्योंकि मैं अपने रीजन के ब्लड को जानता हूँ, एंड मैं डिफरेंट रीजन के डिफरेंट ब्लड्स को नहीं जानता हूँ। लेकिन जब आप डिफरेंट मल्टीपल रीजंस के साथ एक्टिविटीज करते हैं, तो आपको एक दूसरे के इमोशंस पता होने चाहिए। मैं अब वो किताब के पहले मैं इतना कुछ नहीं जानता था, बट आफ्टर वन बुक मैं बहुत कुछ ऐसा जानता हूँ जो मुझे जल्दी जान लेना चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत बड़े परिवार को लीड करना है। दैट पॉइंट ऑफ व्यू, क्या कैसे मैं उन्हें रिस्पेक्ट दे सकता हूँ, कैसे एजुकेट कर सकता हूँ, कैसे उन्हें आगे लेके आ सकता हूँ, इसके लिए। तो इट्स कॉल्ड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बुक रीडिंग की इंपॉर्टेंस क्या है। या उसके अलावा आप अलग अलग किताबें जब पढ़ते हैं, या जिम रॉन सर को सुनते हैं, मार्क सर को सुनते हैं, बट एक चीज मैं आपको बोलूं जो मुझे हमेशा लगती है, हर्बल लाइफ में आपको 2,000 लोगों का खाना पकाना है। हर्बल लाइफ में आपको 2,000 लोगों का खाना पकाना है, मतलब कि न्यूट्रिशन आपके पास होने चाहिए, है ना। लेकिन 2,000 लोगों का खाना खाने के लिए 2,000 लोग चाहिए जो वो खाना खा लें। एंड डेफिनेटली आपके घर पे आज कौन खाना खाने आने वाला है, अगर आपने किसी को इनविटेशन किया है। अदरवाइज आपकी सराउंडिंग अगर 100 घर भी हैं, तो 100 घरों के घरों में भी वो अपना खाना खाएंगे, वो आपका खाना खाने नहीं आएंगे। एटलीस्ट अगर आप अपने घर का खाना खिलाना चाहते हो, डू द इनविटेशंस, आपको इनविटेशंस करने हैं। और अगर आप
अपनी फैमिली के साथ 100 लोगों को अपने इस खाने में बुला लेते, खाना खाने पे बुला लेते हो, तो यू क्वालिफाइड फॉर द एक्टिव वर्ल्ड टीम। अगर आप 800 लोगों को अपने घर पे खाना खाने के लिए बुला सकते हो, हर्बलाइफ का खाना खाने के लिए, यू आर मिलियनियर टीम मेंबर। और अब 2000 लोग आपकी फैमिली आपके पास आके खाना खाना चाहे हर्बलाइफ का, एंड यू क्वालिफाइड फॉर द प्रेजेंट टीम मेंबर। लेकिन ये सारा काम खाना कहाँ से खिलाया जा सकता है? पकाने से नहीं। 2000 लोगों को खाना पकाए बैठो घर पे, कोई नहीं आएगा। लेकिन आपको इनविटेशंस करने हैं 2000 लोगों के कि मेरे घर पे खाना बना है और आपको वो खाना खाने आना है, एंड यू क्वालिफाइड फॉर द प्रेजेंट टीम मेंबर। तो आपको वो इनविटेशन करने के बाद, आपको पता है आपके इनविटेशन पे सारे लोग भी नहीं आते हैं, है ना? पता है कौन आता है? जिनके साथ आपके संबंध बड़े अच्छे होते हैं। वो एक दिन पहले भी आके कहता है कि कोई काम वाम होगा मेरे को वो भी बताना। द मीनिंग इज कि जब आप इनविटेशन करते हो, आप कैसे व्यक्ति हो और किस व्यक्ति को इनविटेशन करते हो, ये दोनों चीजें बहुत मायने करती हैं। सबसे पहले अपने आप के ऊपर काम कीजिए कि एज ए पर्सन, जिस वक्त मेरा इनविटेशन ऐसा हो जाएगा कि अगला शख्स मुझे छोड़ के जा ही ना पाएगा, दैट मीन्स कि मेरी हर लाइफ की ग्रोथ जो है वो प्लान होने लगेगी। इसीलिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, जो आपके शब्दों की, आपकी पर्सनैलिटी की, इनर और आउटर पर्सनैलिटी की वैल्यू को बढ़ा देती है। और इसलिए मैं एक थोड़ा सा पार्ट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर करना चाहूंगा। आप लोग रेडी हैं सुबह सुबह? पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और ये दुनिया का सबसे मुश्किल काम, खुद को बदलना, है ना? दुनिया बदलना आसान, लेकिन खुद को बदलना मोस्ट टफेस्ट जॉब इन द वर्ल्ड। की जो आदतें मेरे को खुद के लिए छोड़नी है वो सबसे हार्ड हार्ड जॉब होगी। जैसे कि 1.5 घंटे की ट्रेनिंग करते हुए कि किसी पंजाबी बंदे को स्लैंग यूज नहीं करना, वन ऑफ द टफेस्ट जॉब, है ना? कि आपको ट्रेनिंग करनी है और आपको कोई स्लैंग नहीं आपके मुंह से निकलना चाहिए। तो हर तरीके से आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करते हो। मैं हमेशा लीडरशिप ट्रेनिंग का उनका लिए रिवाइज है, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ कि दो तरीके की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एवरी सिंगल डे होनी चाहिए। एक है इनर और एक है आउटर पर्सनैलिटी। और आउटर पर्सनैलिटी के ऊपर पहले बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रेसअप। मेरा पहरावा बहुत ज्यादा डिसाइड करता है मेरे इनविटेशंस के कल्चर को और मेरे साथ आने वाले लोगों को। और इवन ड्रेसअप के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बोलूंगा कि ये मेरा मानना है, और मैं किसी भी शख्स को यहाँ तो बोल नहीं सकता हूँ, और मैं किसी भी शख्स को यहाँ पे क्रिटिसाइज नहीं कर सकता हूँ, और किसी के पहरावे के ऊपर सवाल तो कर ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये मेरा काम नहीं है। बट जिस कम्युनिटी में मैं आगे बढ़ रहा हूँ लेके, वहां पे एक कल्चर हमने जरूर बिल्ड किया है कि ऑल द रिस्पेक्टेड फीमेल्स, आपके गले से लेके और आपके टखने तक आपकी स्किन नहीं दिखनी चाहिए। ये, और मैं यहाँ पे अप्रिशिएट करूंगा और थैंक यू बोलूंगा ऑल द आवर कम्युनिटी मेंबर्स की, जिन्होंने इस बात को माना। अगर किसी फीमेल के पास एक स्लीवलेस साड़ी भी थी, अब वो स्लीवलेस साड़ी को वियर नहीं करती हैं हर्ब लाइफ ट्रेनिंग्स में आने के बाद। और अगर वो कभी शॉर्ट्स वियर करते भी होंगे तो वो शॉर्ट्स वियर नहीं करती हैं। और इससे क्या है कि बेसिकली मैं इसके लिए सबसे पहले सबसे माफी मांगूंगा कि अगर किसी के बात पर्सनली पिंच नहीं होनी चाहिए। बट मेरा ऐसा मानना है कि हम सब लोग एक डिसेंट कम्युनिटी को आगे लेके आते हैं, हम लोग मॉडल्स नहीं है, है ना? तो हमें लिस्बन में ट्रेनिंग में बोला गया था कि जो हम सोशल मीडिया चलाते हैं हम लोग मॉडल्स नहीं है। वी आर नॉट मॉडल्स। की मॉडल्स को क्या पहनना है, कैसे अट्रैक्ट करना, वो उनका पार्ट है। हम एक डिसेंट कम्युनिटी को जन्म देते हैं जहां पे हमारा पहरावा हमारी कम्युनिटी को उस तरीके से रिप्रेजेंट करता हुआ होना चाहिए, एंड सेम एज लाइक मेल पर्सन, है ना? आज मैं इस ट्रेनिंग सेशन को कर रहा हूँ ना, मैंने शूज भी वियर करे हुए हैं, सॉक्स और शूज वियर करे हुए हैं। क्यों? क्योंकि अगर पैरों से मैंने एक चप्पल पहन के मैं प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ ना, एक प्रेजेंटिव मेंबर चप्पल डाल के प्रेजेंटेशन कर रहा है, और आप लोगों को पूरी ट्रेनिंग में मेरे शूज भी नहीं दिखेंगे और मेरे को दिखाने भी नहीं है। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि मेरे को वहां तक फील आना चाहिए कि प्रेजेंट मेंबर शूज वियर करके सुबह 5 बजे ट्रेनिंग कर रहा है, क्योंकि उससे मेरे को जो अंदर इंटरनली जो एक एनर्जी आएगी ना, वो कहीं और से नहीं आ सकती है। जबकि वो चीज होना नहीं होना इतनी हाइड है कि आप लोगों को दिखेगी भी नहीं स्क्रीन के ऊपर। सो द मोस्ट पार्ट इज कि जो आपका पहरावा है। इवन मैं इनिशियली लोअर टी शर्ट और पढ़ने में मैं किसी को न्यूट्रिशन देने जाता था, और ऐसी सारी चीजें हम लोग छोटा पतला दस्तार से जाते हैं। तो लेकिन उसके बाद मुझे प्रोफेशनलिज्म में कैप समझ में आई, तो हम लोग या तो भी मैं कैप में ट्रेनिंग करता हूँ, या मैं मोस्ट ऑफ टाइम में पगड़ी बांध के ट्रेनिंग करने की कोशिश करता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं पता है कि जब मैं किसी के घर पे फ्रेश पार्टी शेक पार्टी करने जाऊंगा, वो कितने नैरो, मतलब नैरो माइंडेड नहीं बोलेंगे, वो कितने इतने ऐसी सभ्यता को फॉलो करते हैं जहां पे पहरावे को बहुत वैल्यू किया जाता है। तो अगर मेरा पहरावा सही होगा, और अगर हमारे कोचेस का पहरावा सही होएगा, अगर उनके घर पे जाएंगे उनको लगेगा कि हाँ सही लोग हैं, सही कपड़े पहने हैं, पहले आपकी आउटर पर्सनैलिटी ही दिखती है।
तो देन मैं किसी घर पे फ्रेश पार्टी करता हूँ, अगर मैं सही कपड़े, एक महंगे नहीं बट डिसेंट कपड़ों के साथ जाऊंगा, और वहां पे जाके जितने भी फीमेल्स और मेल पर्सन होंगे ना, अगर मैं उन्हें विश्वास दिलवा पाया कि आपकी फैमिली का हर एक कंज्यूमर, हर एक कोच एक सही कम्युनिटी में एंटर करने जा रहा है, तो कभी भी हेजिटेट नहीं करेंगे, क्योंकि फ्यूचर में उनको ट्रेवल भी करना है, ट्रेनिंग्स करनी है, लेट नाइट उनको घर पे पहुंचना है। तो वो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए पहले वो पहरावा मुझे बिल्ड करना है, वो कम्युनिटी में मुझे वो कल्चर को बिल्ड करना है, और ये भावनाएं मुझे अपने साथ लेके चलनी है। इससे क्या होएगा, ये हर एक सुपरवाइजर लेवल पे ये बात शुरू हो जाती है कि आप कैसा पहन के किसी घर पे फ्रेश पार्टी और शेक पार्टी करते हो। एंड इट्स अप टू यू, मैं आपको किसी शख्स को किसी चीज के ऊपर बांध नहीं सकता हूं, ये मेरी फिलोसफी है। एंड अ बिग सॉरी अगर किसी को ये चीज पर्सनल लगे। सेकंड इज अबाउट योर बॉडी लैंग्वेजेस। बॉडी लैंग्वेज, अगर आप किसी पर्सन को जब इनविटेशन करते हो, तो डेफिनेटली जब तक हमारा भाव ये है कि मेरे अंदर फियर है उसके आने का, उसके नहीं आने का, तो उसके ना आने के चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन अगर आप देखिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं, आप में से बहुत लोग डीजे पे डांस नहीं करते होंगे। जब घर पे कोई शादी फंक्शन होएगा, आपको 5 7 लोग आके बोलते हैं कि चलो डांस करते हैं, आप नहीं करते हो। एक बंदा बड़ा खतरनाक होता है, वो इतना पूरा भरा हुआ पीछे से आता है और आपका हाथ पकड़ता के, या चलो डांस करते हैं। एटलीस्ट आप चाहे आधा घंटा ना नाचो, लेकिन 2 मिनट वो नचवा देता आपको। इज इट राइट और रॉन्ग? पॉजिटिव एनर्जी, अब बॉडी लैंग्वेज इज द पॉजिटिव एनर्जी। उसमें इतनी पॉजिटिव एनर्जी है कि मैं कितना शाई हूं, मैं कभी नाचा नहीं हूं, मेरे को नाचना आता नहीं है, उसने मेरी सारी खामियां, उसकी पॉजिटिविटी ने खत्म कर दी, और मुझे उठ के जाना पड़ा और मुझे नाचना पड़ा 2 मिनट उसके लिए। सेम एज योर इनविटेशन, सेम एज योर प्रेजेंटेशन। जब आप किसी के घर पे प्रेजेंटेशन करते हो, जब आप किसी के इनविटेशन करते हो, जब आप कहीं जाके जो भी एक्टिविटीज करते हो, किसी ट्रेनिंग हॉल में आते हो, एवरीवेयर आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो इतनी पॉजिटिविटी के साथ आगे निकलनी चाहिए कि इवन जब आप इस चीजों को हमेशा ना एक चीज बोला कर रहे थे कैप्टन सर के लिए, कि जब ना लंच के बाद कैप्टन सर इवेंट हॉल में एंटर करते थे, तो मतलब उससे पहले ट्रेनिंग बड़ी बागमाल चल रही होती थी, लेकिन जब जैसे कैप्टन सर दिख जाते थे, एंड एवरीबॉडी जस्ट फील लाइक कि यार एकदम से ओरा ही चेंज हो जाता था, एकदम से लोग कुर्सियों पे चढ़ जाते थे, नाचने गाने लगते थे, जो कभी उठा नहीं वो भी उठ जाता था, कॉपी पेन वो भी खोल लेता जो कभी खोलता नहीं था। एक 500 और 1000 लोगों के बीच में कोई एक शख्स एंटर करता है, वो एक शख्स है, फिजिकली वो एक शख्स है, लेकिन वो 999 लोगों में ताकत भर देता है, वो शख्स कैसा होगा। और मैं आपको बोलूं कि एक भाव है, दोनों आप कभी समझ पाएंगे कि नहीं। जिस वक्त आपके मेंटोर के, अगर आपका मेंटोर आपके 5 फुट एरिया में आया और अगर आपके रोंगटे खड़े हो गए, मैं आपको बोलूं उस वक्त आप उस मेंटोर के शिष्य बन चुके हो। एंड फर्स्ट टाइम वो मुझे गूज बम्स आए जब कैप्टन सर मेरे पास बात कैसल अकेडमी में वो कर रहे थे, और बीच में वो ट्रेनिंग कर रहे थे, और जब वो ट्रेनिंग से गुजरे तो मेरे को गूज बम्स आए कि एकदम से कोई शख्स मेरे पास से गुजरा और रोंगटे खड़े होना। आई डोंट नो ये क्या इमोशंस है। और मैं आपको बोलूं कि जिस वक्त आपके, जिन्हें भी आप अपना गुरु मानते हैं, अगर वो आपके पास से गुजरे और आपके रोंगटे खड़े हो जाए, या आपके में वो एकदम से वो अलग सी एनर्जी आ जाए, दैट मीन्स कि आप बिल्कुल सही शख्स, और उस शख्स की जो एक उसमें जो करंट है ना, उसकी जो एनर्जी है, आप उस एनर्जी को फील करने लगे हो। और दैट मीन्स मैं आपको ये क्यों बोल रहा हूँ आज इस सुपरवाइजर सेशन में, कि वो एनर्जीज क्रिएट करनी होती है आपको विद द बॉडी लैंग्वेजेस, विद द पॉजिटिविटी। तो वो जो चीजें आप फ्रेश पार्टी करोगे, ये कभी निल नहीं जाएंगी, शेक पार्टीज कभी फेलियर्स नहीं होंगी, कभी इनविटेशन, किसी की क्या मजाल आपको सेहत उसको ठीक करने आपको मना कर दे, नहीं कर पाएगा, बिकॉज योर बॉडी लैंग्वेजेस ऑल टाइम। और इवन वो उतरे हुए चेहरे से, लूज बॉडी लैंग्वेज से, ड्रॉप शोल्डर के साथ अगर आप इस तरीके से एक्टिविटीज करोगे, तो देन आप नेक्स्ट पर्सन से ना सुनने के लिए इन्विटेशन कर रहे हो। तो अगर आप जब ये एनर्जी अपने अंदर गेन करोगे, और विद द एजुकेशन, विद द कॉन्फिडेंस, तो आपके लिए हर लाइफ बहुत ईजी होता चला जाएगा, जो आपको अपने अंदर चेंज करना है। थर्ड पार्ट इज बी ए प्रेजेंटर। बी अ प्रेजेंटर, बी ए प्रेजेंटर के मायने क्या है कि ये बात इनिशियली मैं आपको एक चीज से बोलूंगा कि ऑल द सुपरवाइजर से आपसे मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी कि प्रेजेंटर बनने के फायदे क्या है। कहीं पे भी 10 लोगों में खड़े होकर बोलने का मौका मिले तो चूकना नहीं होता है। रीजन बिहाइंड इस क्या है, अगर आप वन ऑन वन में बड़े स्किलफुल हैं, अगर आप एक आमने सामने बहुत अच्छे हैं, तो आपके एग्जाम्पल आप फिर कभी ए फ्रेश पार्टी और शेक पार्टी के 60 लोगों को अपनी कम्युनिटी का पार्ट नहीं बना पाओगे, क्योंकि आप वन ऑन वन में अच्छे हो। लेकिन अगर आप वन ऑन वन में अच्छे तो हो या अच्छे कम हो, लेकिन अगर आप प्रेजेंटर हो, तो मायने क्या है कि आप, एक मैं एक्टिविटी करता हूँ 1 घंटा वन ऑन वन, तो मैं एक व्यक्ति को अपनी कम्युनिटी में लेके आ पाया, न्यूट्रिशन शुरू करवा पाया,
बट इफ आई बी ए प्रेजेंटर, मैं एक प्रेजेंटर बनता हूँ, तो क्या होएगा, अब मेरे सामने बैठे 50 लोग और किसी ने फ्रेश पार्टी, शेक पार्टी, स्कूल में कैंप, कुलीग्स में कैंप, बैंक में कैंप, कहीं पे भी करवाया, और मैं प्रेजेंटर बड़ा अच्छा हूँ, और मेरे को उसी 1 घंटे में जब मैं 60 लोगों को मैं एजुकेट करूंगा, अब वन ऑन वन में एक आएगा अगर कन्वर्ट हुआ। लेकिन अगर आप लोगों ने 60 लोगों में ये प्रेजेंटेशन करी, तो एटलीस्ट आप उसी 1 घंटे में 5 से 10 लोगों के न्यूट्रिशन शुरू करवा सकते हो, यानी कि अपनी प्रोडक्टिविटी को 100% से 1000% कर सकते हो अगर आप प्रेजेंटर बनने की कोशिश कर। तो मैं आप लोगों से इस स्किल के ऊपर काम करने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा, इस कला के ऊपर काम कीजिए, स्किल के ऊपर काम कीजिए, इससे आप बहुत ज्यादा लोगों तक बहुत जल्दी पहुंचने के लिए आप अपने टैलेंट को अप्लाई करते हो। एंड आई होप आप इस चीज के ऊपर काम करना शुरू करेंगे अगर आपको ये अच्छा लगता है। एंड अबाउट द इनर पर्सनैलिटी, बहुत कुछ एलडीआर पार्ट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत लंबा चौड़ा एक कंटेंट है, बट वो सारी बातें नहीं हो सकती हैं। लिटिल बिट पार्ट इज अबाउट द इनर पर्सनैलिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड लिसनर, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड लिसनर। आज तक जिस अगर आप सुपरवाइजर या वर्ल्ड टीम है, मैं आपको पर्सनली बोलूं कि आज तक कभी भी किसी भी हेल्थ इशू के चलते हुए भी किसी डॉक्टर ने किसी पेशेंट को आधा घंटा नहीं सुना। आप लोग एग्री करते हैं इस बात को? वो सिर्फ जाके बोलता है कि मेरे को ये 5 समस्याएं हैं, और उनको बोलते हैं कि ब्लड टेस्ट, ये यूरिन टेस्ट करवाओ, और वापस आते हैं, मेडिसिन लिख देते हैं, दैट्स ऑल। ये उनकी एक काउंसलिंग पार्ट है। मे बी मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही ट्रीट किया जाता है। अ गुड लिसनर क्या है? जब आपके सामने आपका कोई कंज्यूमर कोई क्वेरी आपके सामने आके बैठती है, पहले उसके मेंटल और फिजिकल चैलेंजेस को समझो और बी ए गुड लिसनर। उसको बोलने दीजिए जितना वो बोलना चाहता है, कि मेरे को ये समस्याएं हैं, मेरी शादी के बाद ये हुआ, फिर इस तरीके से मेरी पेन शुरू हुई, फिर इस तरीके से मेरी शुरू हुई। उसने बोला कि मेरे को कोलेस्ट्रॉल है, और हमने आज ही सेशन सुना है कोलेस्ट्रॉल का, जो हम उनको पहले 1 मिनट रुको, पहले उसको रोका, पहले हमने 15 मिनट कोलेस्ट्रॉल पे लगाए, फिर वो कहता है मेरे को तो घुटनों में दर्द भी है, रुको 1 मिनट, फिर हमने कोई बोन हेल्थ सेशन भी सुना था, फिर हमने 15 मिनट उसको। फर्स्ट ऑफ ऑल अ गुड लिसनर, आप सिर्फ किसी को खाली होने दीजिए। आज जो संसार है ना, ये वक्ता का संसार है, ये श्रोता का संसार नहीं है। सो जब आप एक गुड लिसनर बन जाते हो, तो आप इस पूरे ब्रह्मांड के मैक्सिमम लोगों के कल्चर को तोड़ देते हो, क्योंकि यहाँ पे हर एक शख्स सुनाना चाहता है, सुनना नहीं चाहता है। एंड बी चेंज। मैं आपको बोलूं, अगर ये चीजें मैं आपको अपने 8 से 10 सालों के तजुर्बों के बाद आपको बता रहा हूं, तो ये कितनी वैल्यू करती होगी, इसलिए मैं इस ट्रेनिंग में जिसको मैं ये पार्ट बना होगा, बी ए गुड लिसनर। और कोई शख्स पूरी बीमारियां जब सुना देता है, और वो शख्स डिप्रेशन में था, उसको कुछ सुन नहीं रहा था, एंड वो कहता है कि ये सारा कुछ मेरे साथ हुआ है, और आप बोल रहे हो कि ओके फाइन, ओके डन, ठीक है देन ओके, उसने पूरे हाल से सुनाया, तो 80-90% वो बंदा इस बात को लेके ही आपके साथ आ जाता है कि एटलीस्ट जिंदगी में मुझे सुनने वाला कोई है जो मेरे दुख सुन सकता है। अदरवाइज घर पे घर वाली बोले 2-3 सालों के सरदर्द के बाद मेरा सरदर्द हो रहा है, घर वाले कहते तो रोज का कम है, कोई होर गल दस। तो कोई वाइफ का सरदर्द भी 3 साल के बाद कॉन्टिन्यूसली दोबारा नहीं सुनना चाहता है। बट ऐसे कोच, जब उस वाइफ को कोई कोच सुनेगा मेरा सरदर्द क्यों होता है, इसके रीजंस क्या हैं, तो ये देन उसको बातें समझ में आने लगेंगी। तो बी ए गुड लिसनर, चाहे वो ट्रेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हुए, आपके मेंटोर जो बात करते हैं आप उनको कैसे सुनते हो, तो ये सारी कलाएं आपको बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं। नेक्स्ट पार्ट इज अबाउट सॉफ्ट स्पोकन। एज ए सुपरवाइजर, हर बंदे को न्यूट्रिशन अपने पैसे देके लेने हैं। हर एक सुपरवाइजर को अपने हिस्से का काम करना है, वर्ल्ड टीम को अपने हिस्से का काम करना है। तो हर कोई काम अपने हिसाब से, अपनी मेहनत से कर ही रहा है। न्यूट्रिशन हर्ब लाइफ उसको पे कर रहा है। मेरा और उसका लेन देन क्या है? मेरा और उसका लेन देन सिर्फ बोलने, विचारों का लेन देन है। मैं भी अभी आपको विचारों का लेन देन कर रहा हूँ। आपकी ग्रोथ में मेरा क्या रोल है? मैं आपके लिए कोई वॉल्यूम पॉइंट्स बिल्ड नहीं कर रहा हूँ। मैं इवन ये जो ट्रेनिंग्स हैं, ये विचारों का लेन देन है। तो अगर आप एक सॉफ्ट स्पोकन व्यक्ति हैं, और इवन अगर आप एक सही तरीके से अपनी कंटेंट को लोगों तक लेके जाते हैं, तो देन आपको समझ में आता है कि आप एक हर एक शख्स को पोलाइटली, आपके पास एक चीज है जो आप हमेशा हर किसी को दे सकते हो, वो है सॉफ्ट स्पोकन। एक शांत स्वभाव से बोले जाने वाली बातें, जिसमें इंस्पिरेशन और जो एप्रिसिएशन है, ये बहुत ज्यादा है। 5 किलो वजन कम किया, और आपने बोला ओहो आपने तो 7 किलो बोला था, आपने तो 5 ही कम किया, उसका 5 ही खत्म हो गया। एंड डेफिनेटली उसने 7 बोला था, उसने 5 कम किया, बट आपने वाओ दैट्स ग्रेट, कांग्रेचुलेशंस, आपको 5 किलो कम करना आ गया। एंड दिस टाइम लेट्स डू 7 kgs।
एप्रिसिएशन एंड द रिकॉग्नाइजेशन। दिस मंथ मैं इस महीने 1500 पॉइंट्स करूंगा और उसने 1000 किए, आपने तो 1500 बोला था, ये 1000 क्यों हुए? आपने, आई नो कि आपका पोटेंशियल 25 करने का है, पर दिस टाइम आई नो कि आपके पास काफी चैलेंजेस थे, बट आपने 1000 किया। बेस्ट विशेस फॉर नेक्स्ट मंथ। मुझे पता है कि आप इस महीने नहीं छोड़ोगे और इस महीने आप डेफिनेटली क्वालिफाई करोगे। अ लिटिल बिट चेंज जब आप किसी से अपने शब्दों को साझा करते हो। जिस सुपरवाइजर ने इनिशियली इस शब्द को बड़े बड़े अक्षरों में लिखे एक हाइलाइटर से हाईलाइट किया कि जिस सुपरवाइजर को रिकॉग्नाइजेशन और एप्रिसिएशन देनी आ जाती हैं, वो शख्स उस व्यक्ति से भी काम करवा जाता है जो कभी उसके जहन ने भी नहीं सोचा होता कि मैं कभी हर्बलाइफ में काम करूं। जस्ट बिकॉज ऑफ रिकॉग्नाइजेशन एंड एप्रिसिएशन, जो हर कंज्यूमर कोच हर किसी को यहाँ पे चाहिए, और एप्रिसिएशन के माध्यम से हर बंदा अगली बार ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। एंड द लास्ट पार्ट इज सरेंडर टू योर मेंटोर्स। आप वो काम अपने दिमाग से करने की कोशिश करोगे जो काम जिंदगी में आपने कभी किया ही नहीं। आप वो काम करने की कोशिश करोगे जो आपने अभी तक कभी किया ही नहीं। तो वो कर कैसे सकते जो आपने कभी किया ही नहीं? दैट्स व्हाई वी ऑलवेज से सरेंडर टू योर मेंटोर्स। उन्होंने बोला कि ठंडे पानी में नहाना है तो ठंडे पानी में नहाना है। क्यों नहाना है आप नहीं जान सकते हो। मे बी आप ज्यादा माइंड मेंटली एक्टिव होकर नहीं बैठते हो सेशन में, तो ठंडे पानी के बाद जो सेशन सुनोगे वो ज्यादा अच्छे से सुनोगे। सर उन्होंने बोला कि आज ये काम, तो अगर आपका इफ बट नहीं है, सवाल नहीं है, और यस सर एटीट्यूड है, तो मैं आपको बोलूं, ये बड़ी अंदर की बात है, मैं आपको दे देता हूं। आपके पास एक ऑप्शन है, मेरे पास सामने दो शख्स खड़े हैं, एक कहता है कि सर मैं कर लूंगा, मुझे पता है कैसे करना है। अब मेरे कंधों पे कोई भार नहीं है, मैं कहता हूँ ये बंदा अपने हिसाब से चलता है, इसको सिखा दूंगा, कर लेगा, नहीं करेगा तो ये सुनता तो है नहीं। एक बड़ा सॉफ्ट स्पोकन लेडी है, बहुत एक शाई नेचर की है, और वो कहती है कि सर आप जो बोलोगे मुझे वही करना है, बस मुझे कामयाब होना है। अब ये लेडी ने इतना खतरनाक काम कर दिया, सारा भार मेरे कंधे पे डाल दिया कि जो बोलोगे, आप बोलोगे इन्विटेशन मैं करके आऊँ, आप बोलोगे कैंप मैं कर दूंगी, आप बोलोगे ये चीजें वेट लॉस मैं कर दूंगी। तो अब ये सारा भार मेंटोर के कंधे पे डाल दिया कि जो कर रहे हो, जो बोल रहे हो मैं वो कर रही हूँ, लेकिन मैं पूछूंगी जरूर 3 साल के बाद कि आपने बोला था कि प्रेजेंट मेंबर बनेगी, मैं क्यों नहीं बनी? आपने जो बोला मैंने वो सारा काम किया। छोटा सा फर्क है, इतना भार अपने कंधे पे उठा के और खुद चलना चाहते हो, और मैं आपको बोलूंगा ये कंधों का भार अपने मेंटोर्स को दे दो, उनके कंधों का भार बढ़ा दो, और डेफिनेटली वो आपको जल्दी आगे लेके बढ़ जाएंगे। एंड डेफिनेटली सरेंडर टू योर मेंटोर्स, वो आपकी ग्रोथ में बहुत बड़ा एक रोल प्ले करेंगे। एंड लास्ट फ्यू पॉइंट्स इज अबाउट मार्क्सर फिलोसफी, दैट इज यूज वियर एंड टॉक। अकॉर्डिंग टू मी यूज वियर और टॉक क्या है? यूज की अगर मैं बात करूं कि हमेशा के लिए हर कोई शख्स अपने शब्दों से जो है, हर लाइफ में अभी वो कोच दिखता नहीं है, पर अपने शब्दों से वो कोच अपने आप को कोच मानता है। कला से लीडर नहीं है, लेकिन वो अपने आप को लीडर मानता है, या कोई भी एक पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है। तो सबसे पहले आप किसी, अगर आप सुपरवाइजर हैं और अगर आपको अपने आप को कोई आपको कोच बोले, तो देन आपका पेट बताएगा कि आपको कोच बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। दैट मीन्स मिशन आइडिया। आप अगर सारे न्यूट्रिशन 34-35 न्यूट्रिशन हर रोज एवरी सिंगल डे लेते हो, और इफ यू आर नॉट ऑन योर आइडियल वेट, तो देन आपके पास एक कोच की आइडेंटिटी तो नहीं है। अदरवाइज आप किसी अलग तरीके से हर पे परफॉर्म कर रहे हैं, तो दैट इज वो आपकी एक आपका टैलेंट हो सकता है। बट द फर्स्ट पार्ट दैट इज द यूज टिल आइडियल वेट। यूज टिल आइडियल वेट। अपने आप को, आपको देख के ही कोई बोल दे कि यार ये बंदा बड़ा फिट है, ये करता क्या है, तो हर्ब लाइफ इतनी ईजी है, मैं आपको बता भी नहीं सकता। कि आप बोलने से पेट कम कर जाने के बाद हर्ब लाइफ ज्यादा ईजी है। बोलने से ज्यादा पेट कम करने से हर्ब लाइफ ज्यादा ईजी है। आपको कन्विंस नहीं करना पड़ता है। और आप में से कितने लोग हैं जिनके कंज्यूमर्स बोलने से नहीं, उनके पेट कम करने से बने? एवरीबडी, एवरी सिंगल कोच, इनके जो कोचेस बने ना, कंज्यूमर्स बने ना, ये इनके इनकी हेल्थ की वजह से बने। और डेफिनेटली जब आपने ट्रांसफॉर्मेशन और जब कल्चर हमारी हर्ब लाइफ का होएगा कि हर एक पतले बंदे के ऊपर बोला जाएगा यार ये बड़ा फिट लग रहा है, कहीं हर्ब लाइफ नहीं लेता, यार ये 100 लोग बड़े फिट लग रहे हैं एक्सेस कर रहे हैं, ये कहीं हर्ब लाइफ नहीं लेते सारे। जिस वक्त ये मैसेज हमारी मार्केट में हो जाएगा ना, तो लोग हमें ढूंढेंगे, हमें लोग ढूंढने नहीं पड़ेंगे। जस्ट हमें कंज्यूमर्स को आइडलवेट पे नहीं लाना है, पहले पहले सभी कोचेस आ जाओ, डिफरेंट आइडेंटिटी बनाओ, तो डेफिनेटली ये चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएंगी। कि जब आपको बोलने से ज्यादा आपका
आपका शरीर जो है वो ज्यादा कंज्यूमर्स बनाने लगेगा। मेरे भी पहले ऐसे ही बने थे। एंड सेकंड इज वियर लुक यंग एंड स्मार्ट। पहनना क्या है, मैं बोलता हूँ कुछ भी पहनो, कुछ भी इन द सेंस कि आप फिटनेस ड्रेसअप में हो, लोअर टी शर्ट में हो, स्पोर्ट्स शूज वियर करे हैं, कैप पहनी है, तो जहां पे भी हो आप एक कोच लगने चाहिए। आपने कोट पैंट डाला है, सूटेड बूटीड हो, देन डेफिनेटली आपने साड़ी वियर करी, सूट वियर करा, आपने वेस्टर्न ड्रेस वियर करी, जो भी वियर किया, जिस वक्त बटन लगाने से पहले भी आप कोच लगो, तो वो सही छाती है जिसके ऊपर ये बटन लगा हुआ है, लो स्ट्रेट नाउ आस्क मी हाउ। जब ये बटन लगाने से पहले ये शरीर बोले कि यार सही छाती पे लगा हुआ है, तो दैट मीन्स आपने सही चीजों को वियर किया हुआ है। तो वियर द बटन हम लोग हमेशा बोलते हैं, वियर द हर्बलाइफ, जो भी हर्बलाइफ एसेसरीज हैं, ब्रांडिंग्स हैं, उन्हें पहनिए, बट पहनने से पहले जिस छाती के ऊपर लग रहा है उससे 1 फीट नीचे अपने पेट को देखना है कि क्या ये बटन सही छाती पे लग रहा है। और अगर यहाँ पे पेट आगे बढ़ा हुआ है तो दैट मीन्स कि ये बटन लग तो रहा है, बट इस बटन की जिम्मेवारियां अब इस पेट को निभानी है। तो डेफिनेटली एक वियर जो हम लोगों को समझना है कि आइडियल वेट, और ये ट्रांसफॉर्मेशंस और अलग कल्चर, अलग कम्युनिटी, हम लोग को हर्बलाइफ ऐसा दिखाना है पूरे वर्ल्ड को। आवर मिशन इज वी मेक द वर्ल्ड हेल्थियर एंड हैप्पियर, और उससे पहले भी लिव योर बेस्ट लाइफ। एंड लास्ट इज टॉक। कहते हैं कि बात करने से बात बनती है, हर लेवल पे बात करने का तरीका अलग है। और जब मैं सुपरवाइजर था तो मैं तब कंज्यूमर्स की बातों को जानता था, जब गैटनिंग बना तो रॉयल्टीज की बातों को जानने लगा, और जब प्रेजेंटिव मेंबर बना तो लीडरशिप ट्रेनिंग्स को करने लगा। तो द मेन पार्टीज की बात करने से बात बनती है। ऑल द सुपरवाइजर्स, हर लाइफ में बात करना सीखना आपको ट्रेनिंग से मिलता है। तो जो बात करना सीखना है, अगर आप जितनी जल्दी अपने मुंह खुलने के बाद जो शब्द आपके मुंह से निकले, अगर वो सही स्पीक वर्ड्स हैं, तो डेफिनेटली चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएंगी। एंड लास्टली मैं आपको बोलूंगा कि अबाउट द लाइफ टाइम हर्बलाइफ को कभी भी अपने जहन से छोड़ने से पहले महसूस कीजिएगा कि हर्बलाइफ के में कामयाब ना होने वाला व्यक्ति कैसा होएगा। बट मैं कामयाब व्यक्ति आपको बोल सकता हूँ, ऑल टाइम हर्बलाइफ में कामयाब होने वाला व्यक्ति 25, 26, 27, 28 में जो कामयाब होने वाला है, लाइफ टाइम इसके पास हेल्थ रहेगी। एग्री करते हो? इसके पास हमेशा हेल्थ रहेगी। इसके पास हर एक एज के न्यूट्रिशंस हैं, हर एक जेंडर के न्यूट्रिशंस हैं, हर एक एज ग्रुप के न्यूट्रिशंस हैं, फ्रॉम चिल्ड्रन टू ओल्ड एज। हेल्थ। सेकंड इज वेल्थ। लाइफ टाइम आप मालिक रहेंगे अपने कारोबार के, अपनी चीजों के, आप एक वेल्दी लाइफ में रहेंगे। थर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज माइंड हैप्पीनेस। आप हमेशा खुश रहेंगे, और खुशियां खरीदी नहीं जा सकती हैं, इसे हासिल करना पड़ता है। आप हमेशा माइंड हैप्पीनेस के साथ रहेंगे। कामयाब होने के बाद आपके पास एक लेगेसी होएगी, आप अपने बच्चों तक को आने वाले भविष्य में ऐसी सेहत, माइंड हैप्पीनेस और एक अच्छा कारोबार देके जाओगे। एंड रिस्पेक्ट यू कांट इमेजिन। आप इतनी इज्जत कमा जाओगे कि आपका नाम आपके एरिया में बिकेगा, और आपके बच्चे बोलेंगे कि हमारे माता पिता शायद इतने शानदार व्यक्ति थे कि आज उनके नाम से हमें जाना जाता है। और वो जो आइडेंटिटी आप यहाँ पे गेन करोगे ना, वो आइडेंटिटी आने वाली दुनिया तक याद रखी जाएगी, जो आप लोगों के साथ रहेगी। एंड लास्ट पार्ट इज अबाउट द रिकग्नाइजेशन। सम्मान किसी को अच्छा लगता है। एंड इन हर्बल लाइफ, जब से मैं हर्बल लाइफ में आया हूँ, वो वेट लॉस जर्नी से लेकर और प्रेजेंट मेंबर एग्जीक्यूटिव बनने तक हमेशा सम्मान मिलता रहा है। एंड आई एम द हंग्री फॉर रिकग्नाइजेशन। और मैं हमेशा अगले लेवल्स इसलिए भी क्वालिफाई करूंगा क्योंकि मुझे वो सम्मान, वो एप्रिसिएशन, रिकग्नाइजेशन, वो फ्लायर चाहिए, और उस फ्लायर के लिए मैं हमेशा मेहनत करता रहूंगा। एंड वंस अगेन मैं एक बड़ा सा थैंक यू यहाँ पे करना चाहूंगा इन दो दो ब्रह्ममुहूर्त ट्रेनिंग में। जो बात आपको अच्छी नहीं लगी, सॉरी फॉर दैट, कि आप कोई भी चीज आपके लिए पर्सनल नहीं थी। आप जब कामयाब हो जाएंगे और कभी आप हमें मिले या पर्सनली मुझे मिले कि इस ब्रह्ममुहूर्त ट्रेनिंग के बाद आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव आए, उन शब्दों को सुनने के लिए शायद कोई हार्ड वर्ड रहे होंगे, कोई सॉफ्ट वर्ड रहे होंगे, कोई सही रही होगी, कोई गलत भी रही होगी। बट मेरी इंटेंशन दो ब्रह्ममुहूर्त ट्रेनिंग में यही थी कि जो मेरे रिस्पेक्टेड मेरे मेंटोर ने मुझे जिम्मेवारी दी है कि 2 दिनों में मैं अपने 8 सालों के तजुर्बे को डालूं, और इसमें मैंने आपको एज ए फैमिली ट्रेन करने की कोशिश की। और एंड आई होप कि फैमिली में जो बैठ के बातें होती हैं कुछ अच्छी और कुछ अच्छी नहीं भी होती हैं, बट एनीवेज जो आपको अच्छी लग जाए, जिससे आप लोग कामयाब हो जाएं, वो आपने अपनी बकेट में डाल लेनी है। और मैं हमेशा उस दिन का इंतजार करूंगा कि इस ब्रह्ममुहूर्त ट्रेनिंग के बाद आप लोग बने, कामयाब हुए, और कामयाबी मिल जाने के बाद वो एक थैंक यू नोट, एक हॉट, एक फ्रेश और एक कुल्फी फ्लेवर शेक जब हम लोग इकट्ठे कहीं बैठ के पियेंगे, उस दिनों के लिए मैंने इस ब्रह्ममुहूर्त ट्रेनिंग में बहुत जान लगाई है। एंड बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। आई होप नेक्स्ट टाइम जब भी मेंटोर्स की तरफ से, मेरे गुरुओं से मुझे बुलावा आएगा, एंड डेफिनेटली आई एम रेडी फॉर दैट, कि मैं वो जो भी मेरे पास मेरी बकेट में है मैं आप लोगों को देने की कोशिश करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। कीप स्माइलिंग, कीप रॉकिंग, एंजॉय योर शेक्स, एंजॉय योर आइडल वेट,
live your best life as always, and once again a big thank you to our ओके, थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार क्लैप करेंगे सर के लिए। अमेजिंग तरीके से आज का सेशन सर ने दिया। थैंक यू सो मच सरब जी सर, और बहुत कुछ आपसे लर्न करने का मौका मिला। ऑलरेडी हम लोग वेलनेस कोच अकेडमी में आपसे मिले, लेकिन आज बहुत कुछ हमारे सभी डिस्ट्रीब्यूटर, सभी कोचेज को आपने सिखाया एज ए फैमिली मेंबर। तो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन सर, एंड थैंक यू सो मच। हम सबकी तरफ से, पूरी लीडरशिप और पूरी हर्बल एक्टिव फैमिली की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज के सेशन में जो भी हमने सीखा है, डेफिनेटली हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, और नेक्स्ट सेशन के लिए हम लोग सब लोग रेडी हैं। तो थैंक यू सो मच ऑल हर्बल एक्टिव फैमिली मेंबर। आप सभी का शुक्रिया, सभी का थैंक यू। और सभी लोग जोरदार क्लैपिंग के साथ और शानदार म्यूजिक के साथ इस सेशन को क्लोज करेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। आप सभी का दिन मंगलमय हो। थैंक यू सो मच।